ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। वो होती है ना कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से जो तुम्हारे फूफा के लड़के की कोई ट्रेजेडी नहीं होती फिर भी तुम उससे रिलेट कर पाते हो। उस कहानी के साथ तुम कुछ पल जीते हो जो तुम्हारे होठों की सुराहियों पर मुस्कुराहट के साथ आंखों में बेबसी का एहसास करा देती हैं। क्या इसका अंत ऐसा होना जरूरी था? मगर हाँ, ये बात सच है कि अगर इनका अंत अगर ये ऐसा नहीं हुआ होता तो यह वह हिस्सा न बन पाते जो ये आज हैं। ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज माने ईसाओ ताकाहाटा का फूका हुआ बेहतरीन माल जो जापान के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय टेक प्लेस करता है। मैंने पहली बार इसे ग्रे ऑफ द फायर फाइल्स पढ़ा था, मैं भी ना चुत्तड़ के चक्कर में आशिक। बस यार बहुत हुआ, चलो अब फूकते हैं। द मूवी का नाम है ग्रे ऑफ द फायर फ्लाइज, जिसका मतलब होता है जुगनू की कब्र। इसका नाम ऐसा क्यों है तुम्हें पता चलेगा मूवी के अंत में। तो मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक सिनेरियो को देखते हैं जहाँ आसमान में कुछ एयरप्लेन उड़ रहे हैं। लोगों को शेल्टर्स को एवाकुएट करके ले जाया जा रहा है और वहीं पर हम श्वेता और उसकी फैमिली को देखते हैं। श्वेता जमीन में कुछ खाने पीने और कुछ जरूरी सामान गाड़ता है और उसकी माँ सत्सुको को रेनकोट पहनाती है और यह कहते हुए निकल पड़ती है कि तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और जल्द ही शेल्टर्स की ओर आ जाना। श्वेता भी अपनी बहन सत्सुको को पीठ पर रस्सी से लपेटता है और वह भी निकल पड़ता है। घर से निकलते समय श्वेता अपने पिता की तस्वीर एक फ्रेम से निकालता है तो हम देखते हैं कि उसके पिता नेवी में एक ऑफिसर हैं और इतने देर में ही हमला शुरू हो जाता है। सड़कों पर आग लगी हुई है, आसमान से बमबारी हो रही है और इधर लोगों की भीड़ उसे बचने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच श्वेता अपनी बहन सेसु को पीठ पर लादे भागता मरता एक जगह पहुंचता है। वह सेसुको से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सेसुको भी कहती है मेरी चप्पल खो गई भैया। श्वेता श्वेता कहता है हाँ, हाँ, तुम फिक्र मत कर सेसुको, मैं तुम्हारे लिए चप्पल ले दूंगा, इससे भी अच्छी। और इन सब के बीच कुछ क्यूट मोमेंट दोनों भाई बहन के बीच होते हैं जहाँ सेसुको अपने भाई को अपना पर्स बताती है जिसमें कुछ सिक्के और कुछ बटन्स होते हैं। श्वेता कहता है हाँ हाँ, तुम तो काफ़ी अमीर हो। यहीं सेसुको आगे अपने भाई से पूछती है कि मम्मी कहाँ है, तो श्वेता कहता है तुम फिक्र मत करो, वह शेल्टर्स में ठीक होंगी। शेल्टर 2.5 किलो बम को भी सह सकता है और हम उसे निपमासु स्टेशन पर मिल लेंगे। वह अपनी बहन का चेहरा पूछता है और कुछ देर बाद माहौल शांत होने पर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि सारी जगह बर्बाद हो चुकी है। उनके घर, उनका पूरा शहर तबाह हो चुका है। लोगों की बॉडी सुराख हो चुकी है। लोग रास्तों पर बोरे बिस्तर लेकर बैठे हुए हैं। सहता सहता ये सब देखते हुए आगे बढ़ता है। वह शेल्टर्स पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ जख्मी है। वह अपनी बहन सत्सुको को अपनी आंट के पास छोड़ता है और अपनी माँ को देखने जाता है। डॉक्टर उसे उसकी माँ की अंगूठी बताता है और उसे उनके पास लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सहता सहता देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत बुरी है। वह खून से लथपथ, जली हुई और पट्टियों से ढकी हुई हैं। वहाँ से लौटने के बाद सहता अपनी माँ की अंगूठी सत्सुको को देता है पर्स में रखने के लिए। सत्सुको अंगूठी अपने पर्स में रखते हुए कहती है कि मम्मा कहाँ हैं। सहता उसे बताता है कि माँ को चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सत्सुको वहीं बैठकर अपना मुंह सुझा लेती है और अपनी माँ से मिलने की जिद करती है। वही बच्चों का नाटक यार। सहता सहता नहीं चाहता था कि उसकी बहन सत्सुको अपनी माँ को इस हालत में देखे और इसीलिए वो कहता है कि अभी शाम हो चुकी है, हम कल उन्हें देखने जाएंगे। सत्सुको वहीं बैठकर रोने लगती है और सहता बेचारा उसे मनाने के लिए वहीं पर एक पुल अप बार पर जाकर करतब करने लगता है और यहीं पर एक सैड ट्यून चलती है जो दिल को चीरने जैसा एहसास कराती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक डेड बॉडी देखते हैं जिस पर गर्मी की वजह से कीड़े लग चुके हैं। उनकी माँ अब मर चुकी थी। उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार लाशों के ढेर में फेंक कर दिया जाता है। सहता अपनी माँ की चिता देखता है और जिस ढेर में उन्हें जलाया गया था उसकी राख एक डिब्बे में भरकर अपनी आंट घर पहुंचता है। वह अस्थि वाले डिब्बों को गार्डन के किनारे छिपा देता है और घर की ओर बढ़ता है। उसकी हार्ट सुनते ही सेसु को दौड़ आती है और फिर से पूछती है कि मम्मा कहाँ हैं, क्या वह अब भी बीमार हैं। सहता जवाब देता है हाँ, वो अभी भी बीमार हैं। सहता की आंट उसे कमरे में जाकर आराम करने बोलती है और सहता जब कमरे में घुसता है तो वो देखता है कि सेसु को अपनी माँ की अंगूठी देख रही है। सहता को देखकर सेसु को पूछती है क्या मम्मा को ये अंगूठी अब नहीं चाहिए, क्या उन्होंने ये अंगूठी अब मुझे दे दी है। सहता चेहरे पर कोई भी भाव न लाते हुए सेसुको से कहता है कि ये अंगूठी अब खोना मत और मम्मा जब ठीक होंगी तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँगा। ट्रेजेडी। सत्सुको को सोने बोलकर सैता खुद बगीचे में जाता है और जाकर वह डिब्बा ले आता है जिसमें उसकी माँ की अस्थियाँ थी। सुबह होते ही सैता उस जगह जाता है जहाँ उसका घर हुआ करता था। अपने बगीचे में जो भी चीज़ें उसने खोद कर छुपा रखी थीं
वह उसे निकाल कर अपनी आंट के घर लाता है। उसकी आंट सैता के लाए हुए सामान को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे कहती है कि तुम्हारे माँ से मैं मिलने जाऊंगी और उनसे मुझे ढेरों सारी बातें करनी है। मैं सेत्सुको को भी अपने साथ ले जाऊंगी। सैता यहीं पर अपनी आंट को बताता है कि उसकी माँ अब नहीं रही। उसकी आंट कहती है कि तुमने मुझे ये अभी तक क्यों नहीं बताया था। सैता यहीं अपनी आंट को बताता है कि वह नहीं चाहता था कि सेत्सुको को उनकी माँ के मरने का पता चले। सैता अपनी बहन को बाथ हाउस लेकर जाता है जहाँ वो हंसते खेलते हैं, जुगनू पकड़ते हैं, मस्ती करते हैं। मस्ती करते हुए घर की तरफ लौटते लौटते हैं और एक तालाब के पास फिर से रुकते हैं। रुक कर जुगनू देखने लगते हैं जहाँ सैता अपनी बहन को मुंह खोलने बोलता है और उसे एक कैंडी खिलाता है, जिसे खाकर सेत्सुको बहुत खुश होती है और कुछ देर नाचने लगती है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या कैंडी वैंडी और जुगनू के बारे में बात कर रहा है, पर इम्पॉर्टेंट है। सुबह होती है, सेत्सुको कागज काट रही होती है और सेत्सुको एक वॉर मैगजीन पढ़ रहा होता है। इतने में आंट दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछती है, तुम्हें इस वक्त घर पे ऐसा नहीं होना चाहिए। वह कहती है कि तुम्हें इस वक्त स्कूल या फिर अपने काम पर होना चाहिए। सता आंट को बताता है कि तिल का कारखाना जहाँ वह जाया करता था वह बमबारी की वजह से तबाह हो चुका है और स्कूल भी जल गया, तो वह कुछ नहीं कर सकता। आंट पूछती है, क्या तुमने अभी तक अपने पिता को पत्र लिखा। सता बताता है, जब हम यहाँ आए थे 10 दिन पहले ही वह पत्र भेज चुका है। आंट कहती है कि अभी तक तो जवाब आ जाना चाहिए था, और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डाइनिंग टेबल पर उन सबको देख सकते हैं जहाँ सैता और सेत्सुको को खाने के लिए सफ़र करना पड़ रहा है। आंट अपने पति और बेटी को पनीर और वेजिस खिला रही है और वहीं सैता और सेत्सुको पो सूप पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। आंटी बड़ी बायस्ड है, फिर भी दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खुश हैं। वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं। सैता सेत्सुको को लेकर बीच पर जाता है जहाँ सैता और सेत्सुको के बीच हम एक क्यूट बॉन्डिंग देख पाते हैं। जहाँ सेत्सुको समुद्र को देखकर बहुत खुश होती है और उसे ये समुद्र एक बड़े बाथटब की तरह लगता है। सेत्सुको बीच पर एक केकड़ा देखती है और उसके साथ रेंगते खेलते उसके पीछे निकल पड़ती है। सैता भी उसके पीछे जाता है। सेत्सुको को इतने में ही किसी आदमी के पैर दिखते हैं और आदमी जो वहाँ पास लेटा हुआ था उसके पैरों के आसपास मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। वह पूछती है अपने भाई से कि क्या यह सोया हुआ है। सेत्सुको जब उसे और आगे देखने जाती है तो सैता उसे मना कर देता है। वह कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगा। सेत्सुको भी बदले में कहने लगती है कि तैरने से हमें भूख लगेगी और खिलखिला के हंसने लगती है। सैता अब अपने बीते हुए कल के बारे में सोचता है जब उसकी मम्मी डैडी जिंदा थे। सैता पानी में तैर रहा होता है और सेत्सुको रेत में खेल रही होती है। फिर उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुलाती है। इतने में साइलेंट की आवाज़ आती है और वो भागने लगते हैं। वह सैता से कहती है कि उसे भूख लगी है और उसके पैर दर्द कर रहे हैं और वह उसे गोदी पे उठा ले। मुझे गोदी में उठा लो भैया। घर पहुंचने पर सेसुको सो चुकी है और आंट सैता से कहती है कि अब तुम्हारी माँ नहीं रही तो उनके कपड़े का क्या करोगे। जाओ और ये किमीनो बेच आओ और उसके बदले में चावल ले आना। इतना काफ़ी नहीं है जैसे वो बात बढ़ाते हुए आगे कहती है, मैं भी बहुत वक्त से खाने के राशन के लिए अपनी चीज़ें बेच रही हूँ। जाओ तुम भी कुछ करो। वह कहती है कि इससे तो एक बोरी चावल आ जाएंगे और कपड़े ले जाने लगती है। इतने में सेसुको उड़ जाती है और आंट उसको रोकने लगती है। वह रोते हुए कहती है वो उसे नहीं ले जाने देगी और वो उसकी माँ के कपड़े हैं। सैता उसे आंट से दूर कराता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। कपड़ों को ले जाते वक्त हमें फिर से फीके लाल रंगों में सैता दिखाई देता है जो हमें स्टोरी नरेट कर रहा है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और उन कपड़ों से जुड़ी यादें उसके सामने आने लगती हैं। उनकी पूरी फैमिली, सैता, सेत्सुको, उनके मॉम डैड तस्वीर खिंचा रहे हैं। आंट चावल लाती है जिसे देखकर सैता बहुत खुश होता है। सेत्सुको साइड में चिल्लाने और रोने लगती है, पर उस दिन उन्हें चावल खाने को मिलता है। पर कुछ समय बाद आंटी की होशियारी फिर से चालू। दोनों भाई बहन को खाने पीने के लिए अब सिर्फ चावल का पानी मिलता था और अपने पति और बेटी के लिए राइस केक्स इतना काफ़ी नहीं है जैसा टाइप सा। वो आगे उन दोनों भाई बहन को झाड़ देती है कि तुम्हें लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में तीनों में यही खाने को मिलेगा। चावल का पानी, चावल का सूप, चावल की माड़। अच्छा खाना उनके लिए होता है जो देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए नहीं जो घर पर बैठकर आराम करते हैं। तुम्हारी तरह। सेत्सुको कहती है ये चावल तो हमारा। आंट बदले में जवाब देती है, तुम्हारी शिकायतें ज़्यादा हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो तुम्हें घर पे रहने दिया, तुम्हें खाना पका कर दिया और तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें अब अलग रहना चाहिए, तुम बड़े हो चुके हो। तुम्हारे रिश्तेदार तो टोक्यो में रहते हैं ना, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते। तुम्हें उन्हें चिट्ठी लिखनी चाहिए, यहाँ तो बमबारी का खतरा भी है। सता ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। वह बस कहता है, मैं खत लिखता अगर मेरे पास उनका पता होता। सीन शिफ्ट होता है और हम सेत्सुको को लकड़ी से ज़मीन कूदते हुए देखते हैं। वह फुटपाथ पर बैठी हुई है
और वह एक माँ बेटी की जोड़ी को देख रही है जो आपस में खुश हैं, हंस गा रहे हैं। श्वेता बैंक से बाहर निकलता है। ससु को कहती है कि उसे भूख लगी है और प्यास भी। श्वेता अपनी बहन पर लाड़ दिखाते हुए उसे कैंडी खाने को देता है। श्वेता कहता है आज हम पेट भर खाएंगे और अपने पिता को खत लिखता है कि उनके दोनों बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रेन में आगे बढ़ते हैं, बारिश में मस्ती करते हुए भीगते हैं और एक किराने पर पहुंचते हैं जहाँ श्वेता कुछ बर्तन, स्टोव और सेसुको के लिए एक कंघी लेता है। फिर एक टूटे हुए छाते पकड़कर गाना गाते हुए वो दोनों घर पहुंचते हैं। आंट इधर उनसे जलन खा रही है और अपने पति और बेटी से उनकी बीचिंग कर रही है। वह दोनों कम भी नहीं है। मैंने उन्हें डांट कर ठीक ही किया। वह लड़का मुझे जलाने के लिए नया चूल्हा खरीद लाया। हम्म, हम्म। कुछ दिनों बाद कैंडी खत्म। ससुको रोड पर रोना नाटक। घर पहुंचते ही श्वेता डिब्बों को धोकर उसे पिला देता है। ससुको बहुत खुश होकर वो पी जाती है। ये दोनों नालायक। इधर जब भी वो सो रहे होते हैं तो आंटी के नाटक चालू। ये दोनों नालायक खाना खाकर बर्तन मेरे लिए ऐसे छोड़ देते हैं जैसे मैं उनकी नौकर हूँ। ससुको इतने में रोने लगती है। वो बेचारी 4 साल की है यार। आंटी नहीं रुकती और सुनाती है तुम मेरे घर से अब निकल जाओ। ये तुम्हारा रोज का है। तुम दोनों भाई बहन ने मेरे पति और बेटी का जीना हराम कर दिया है। वो देश के लिए काम करते हैं, तुम जैसे नहीं। श्वेता का दिल दुखा और अब वो इस घर से निकलकर दूसरी जगह रहने चले गए। एक झील के किनारे, एक किवाड़ और गुफा जैसी जगह। देखा जाए तो एक घोड़े की अस्तबल जैसी जगह। पर वो दोनों भाई बहन वहाँ साथ में खुश थे। वो एक बूढ़े आदमी से बग्गी उधार लेते हैं, आंट के घर से सामान समेटते हैं और निकल पड़ते हैं। शिशु को पूछती है हमारा बाथरूम कहाँ होगा? तो श्वेता कहता है मैं तुम्हें झाड़ियों में ले चलूँगा। बूढ़े व्यक्ति से वह कुछ राशन के लिए पूछता है तो वह उसे कुछ चीज़ें दे देता है। कुएं से पानी, बचे हुए चावल। श्वेता फिर से कुछ सूखी लकड़ियाँ चुन लेता है। श्वेता चूल्हा जलाता है, सब्जियाँ काटता है और चूल्हे पर चढ़ा देता है। उस दिन वो दोनों मज़े से खाते हैं और खाने के बाद दोनों सनसेट देखते हैं। सनसेट देखते हुए श्वेता कहता है खाने के लिए कुछ ना हो तो हम मेंढक तो खा ही सकते हैं, है ना सेसुको? सेसुको हम्म हम्म। जब रात हो रही होती है तो श्वेता बर्तन धो रहा होता है। सेसुको कहती है मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मैं हल्का होने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे सेसुको? श्वेता हल्का होने जाता है और सेसुको भी सुसु के लिए जाती है। वो दोनों हल्का होने जाते हैं तभी आसमान में एक लड़ाकू विमान उड़ते हुए दिखते हैं। सेसुको उसे जुगनू की तरह इमेजिन करती है। श्वेता जुगनू पकड़ लाता है और मच्छरदानी के अंदर छोड़ देता है। दोनों लेटकर जुगनू को देखते हैं और श्वेता सेसुको को बताता है तुम्हारे पैदा होने से पहले मैं डैड के क्रूज़ पे गया था एक पार्टी में। उन्हें याद करते हुए श्वेता सोचता है डैड आप कहाँ हैं? श्वेता जब सुबह उठता है तो वह देखता है कि सेसु एक छोटे से गड्ढे में जुगनू को गाड़ रही है जो रात को मर गए थे। श्वेता पूछता है तुम क्या कर रही हो सेसु को? सेसु को बताती है मैं जुगनू के लिए एक कब्र बना रही हूँ भैया। मम्मा भी अभी एक कब्र में होंगी ना? श्वेता की आंखें मायूसी में बड़ी हो जाती हैं और अपनी माँ की बॉडी को लाश के ढेरों में फेंकता हुआ याद करता है। सेसु को बताती है आंटी ने मुझे बता दिया था कि उनकी माँ मर चुकी है और उन्हें अब एक कब्र में दफना दिया गया है। श्वेता की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। वह वहीं खड़ा होकर सुबकने लगता है। फिर उसे याद आती है कि उसकी बहन वहीं बैठी है। वह फिर अपने गंगा जमुना पूछता है तो वह सेसुको से कहता है हम एक दिन अपने माँ के कब्र पर जाएंगे। सेसुको भी इधर रोने लगती है। वह श्वेता से पूछती है और रोते हुए पूछती है जुगनू इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं? बच्ची ही है यार वो, उसे जुगनू पसंद है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो वहीं आसपास फिशिंग के लिए घूम रहे हैं। उन्हें वहाँ मरे हुए मेंढक मिलते हैं जहाँ सेसुको और श्वेता रहते थे। वो आपस में बात करते हैं तो उन्हीं में से एक लड़का कहता है ओ ब्र, इतना बुरा खाना, मैं तो सोचता था कि मुझे ढंग का खाना खाने को नहीं मिलता। पर इधर सेसुको और श्वेता की हालत और भी गिरी और दयनीय होती जा रही है। श्वेता सेसुको को पकड़कर उसी बूढ़े के पास जाता है जहाँ उसने बग्गा गाड़ी उधार में ली थी। वह उस बूढ़े से चावल मांगता है तो बूढ़ा कहता है मैं एक किसानों पर मेरे पास पेट बेचने के लिए और चावल नहीं है। श्वेता कहता है मैं आपको अच्छे पैसे दे सकता हूँ। बूढ़ा बदले में कहता है तुम्हें अपना सिर झुकाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाना चाहिए। श्वेता वहाँ से यह कहते हुए निकल जाता है धन्यवाद, मैं अपना निपटारा देख लूँगा। रास्ते पर उन पर हवाई हमला होता है और श्वेता अपनी बहन ससुको को पकड़कर वहीं कहीं कूद जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो वह अपने सामने टमाटर के पौधे देखता है
जो टमाटरों से लदे हुए हैं। सता टमाटर देखते ही उसे गटागट खाने लगता है। दयनीय स्थिति। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सता सेसुको को कंघी कर रहा है। हमें सेसुको की पीठ दिखती है जिसमें कुछ कीड़ों के काटने के निशान हैं और लाल रंग के इन्फेक्शन दिखते हैं। सेसुको सता से कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा शायद पेट खराब है भैया। इधर सता रात को निकल पड़ता है खेतों से सब्जियां चुराने, पर खेतों का मालिक उसे देख लेता है और उसे दौड़ा दौड़ा कर और घसीट घसीट कर मारता है। खेत का मालिक उसे उनके घर ले जाता है जहाँ उसे चोरी किए हुए सब्जियां दिखती हैं। सता गिड़गिड़ाता हुआ कहता है कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और ये सब उसी के लिए हैं। मेरी बहन की तबीयत खराब है, ये सब मेरी बहन के लिए हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? क्या मैंने कुछ धर्मशाला खोल रखा है? पूरे देश में भुखमरी मर पड़ी है और तुम चोरी कर रहे हो और झूठ बोलते हो। चलो मेरे साथ। सता माफी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और सेसुको उसे पीछे से देखकर भैया भैया चिल्ला रही है। मेरे भैया को मत मारो। खेत मालिक सता पे बिना दया दिखाए उसे लड़थड़ते हुए पुलिस थाना ले जाता है और सेसुको उसे पीछे से भैया भैया चिल्लाती रह जाती है। पुलिस वाला सता की हालत देखता है कि उसकी हालत बड़ी खराब है। पुलिस वाला सता को पानी ऑफर करता है। सता अपना रगड़ा हुआ सूझा हुआ मुंह लेकर गली में मुड़ता है तो सेसुको एक खंबे के पास खड़ी हुई होती है। सेसुको दौड़ कर जाती है और अपने भाई से लिपट जाती है। सता वहीं पर खड़ा रह जाता है और उसके आंखों से आंसू बहते चले जा रहे हैं। सेसुको सता से कहती है, भैया आपको दर्द हो रहा होगा ना, मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं? सता अपनी बहन से लिपट कर रोने लगता है। सेसुको इतने में कहती है, मुझे बाथरूम जाना है भैया। सता सेसुको को लाता है और भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और सेसुको जमीन पर लेटी हुई है और वह कहती है, भैया उस पहाड़ पर गए हैं लकड़ियाँ लेने ताकि हम आग जला सकें। और इधर सता दौड़ रहा होता है। कब? जब आसमान से हमला हो रहा होता है। लोग शेल्टर्स की ओर छुपने भाग रहे होते हैं। ऐसा जब भी होता है, जब भी आसमान से हमला होता है, सता लोगों के घरों में जाता है और वहाँ की चीज़ें चुराने लगता है। वह डाइनिंग टेबल पर जाता है जहाँ खाना पका है और वह अपने मुंह में चावल ठूसने लगता है। सता सोचता है वह सेसुको को अच्छा खाना खिला पाएगा और वह सुबह उन कपड़ों को बेचने निकल पड़ता है। पर उसकी किस्मत खराब होती है, वह उन चीज़ों को बेच नहीं पाता। जब वह घर पहुँचता है तो सेसुको आसपास नहीं दिखती। वह सेसुको को चिल्लाने लगता है, सेसुको, सेसुको। और जब वह उसे आसपास खोजता है तो उसे सेसुको एक जगह पर बेहोश पड़ी मिलती है। वो उसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक चींटी रेंग रही होती है। वह सेसुको को हिलाकर देखता है। सेसुको, सेसुको, क्या तुम ठीक ठीक हो सेसुको? सतक सांस में सांस आता है जब उसे पता चलता है कि सेसुको सांस ले रही है और सेसुको सता से पानी मांगती है। मुझे पानी चाहिए भैया। सीन शिफ्ट होता है और हम सेसुको को डॉक्टर क्लिनिक में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे हैं। सता डॉक्टर को बताता है कुछ दिन पहले इसका पेट भी खराब था, गर्मी की वजह से शरीर में दाग भी हो गए हैं, इसे वो काफ़ी जलते भी हैं। डॉक्टर 3 शब्दों में से जवाब दे देता है, इसे खाने की ज़रूरत है, इसे पहले तुम कुछ खिलाओ। सता सता डॉक्टर से कहता है, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, कुछ तो, इसे उनकी ज़रूरत है। डॉक्टर अपना जवाब फिर से दोहराता है, इसे भरपेट खाना खाने की ज़रूरत है। सता कहता है, खाना खिलाऊं? सता चिल्लाता हुआ कहता है, खाना, खाना खिलाऊं? खाना खिलाऊं? कहाँ से खाना खिलाऊं? खाना खाना कहाँ से लाऊं? इस रास्ते में जब वह जा रहा होता है तो सिल्ली के ढेर से बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं जिसे वह उठाकर सेसुको को खिला देता है। सता सेसुको से पूछता है, तुम्हें क्या खाना है सेसुको? सेसुको उसे बताती है, मुझे टेम्पुरा खाना है, साशिमी, आइसक्रीम और फ्रूट ड्रॉप्स भी खाने हैं मुझे भैया। फ्रूट ड्रॉप्स? हाँ। सता सेसुको से कहता है वह उसे वो सब दिलाएगा जो वो चाहती है। वो बैंक जाएगा और पैसे निकालेगा। वह उसे हर चीज़ दिलाएगा जो उसे चाहिए। सता की इतना कहते ही सेसुको लिपट कर रोने लगती है। वह कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब तुम खा लेना, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। सता इत्ते में सेसुको से वादा करता है, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगा, पोषण से भरा स्वादिष्ट खाना। वो उसके लिए पोषण से भरपूर स्वादिष्ट खाना लाएगा, फिर उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। ये सब सुनकर सेसुको मायूसी के साथ हंसती है।
सता बैंक काउंटर से पैसे लेकर पीछे मुड़ता है तो वह दो लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। सरेंडर करने के बाद अब चैन से हम ठंडी हवाओं का मजा लेंगे। क्या सरेंडर? क्या हम जंग हार गए? क्या जापान अमेरिका से हार गया? वो दोनों उससे कहते हैं, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? क्या तुमने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना? वहीं उसे पता चलता है कि जहाज की जो टुकड़ियां हैं वो भी सारी डूब गईं। वह उस आदमी को कॉलर पकड़ कर पूछता है, क्या इस वजह से डैड ने मुझे जवाब नहीं दिया? हाँ, जवाब दो मुझे। मुझे क्या पता, बड़ा ही अजीब लड़का है, छोड़ो मुझे। मुझे क्या पता, बड़ा ही अजीब लड़का है, छोड़ो मुझे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो अपने पिता की तस्वीर देखता हुआ कहता है, डैड मारे गए? आसमान से हवाई जहाज पार होता है और वो उसे डर कर छुप जाता है, पर उस हवाई जहाज से कोई बमबारी नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेसु को फ्रूट ड्रॉप्स खा रही है। सता सता घर पहुंचता है। वह सेसुको से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करना सेसुको, मुझे देर हो गई। वह देखता है कि सेसुको खुद में अपना कुछ बड़बड़ा रही है। वह उसे बताता है, सेसुको मैं तुम्हारे लिए अंडे और मीट लाया हूँ। वह सेसुको को कुछ खाते हुए देखता है। वह जाकर डिब्बे में देखता है तो उसमें पत्थर होते हैं। वो उसे बताता है, ये फ्रूट ड्रॉप्स नहीं हैं, ये पत्थर हैं सेसुको। सता अपने लाए हुए पिटारे से कुछ निकाल रहा होता है। इसी समय सेसुको उसे पत्थर खाने के लिए ऑफर करती है। ये लो भैया, राइस केक्स, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा रखे हैं, चलो अब इसे खाओ। तुम्हें अब ये नहीं चाहिए? सता पूछता है, वो क्या है? सेसुको बताती है, ये राइस केक्स हैं भैया, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं। सता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपने झोले से एक तरबूज निकालता है। ये तरबूज है जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये चोरी के नहीं है, ये मैं खरीद कर लाया हूँ सेसुको। सता सेसुको को तरबूज का छोटा सा टुकड़ा खिलाता है। ये खाओ सेसुको। सेसुको उसे बताती है, ये बहुत अच्छे हैं, फ्रूट ड्रॉप जैसे। मैं ये बाकी के यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ये खा लो सेसुको, मैं जाकर अंडे और चावल बना लाता हूँ। सेसुको उससे कहती है, शुक्रिया, और सहता वहाँ से चला जाता है। सहता बताता है कि सेसुको उसके बाद कभी नहीं उठी। उस रात बहुत बारिश होती है, बहुत आंधी चलती है। जो खाना सहता ने सेसुको के लिए बनाया था वो वहीं पड़ा रहता है, और सहता सेसुको को जो मर चुकी है उसे पकड़कर वहीं कई घंटों तक वैसे ही अपने सीने से लिपटाए रखता है। वह अपनी बहन को जलाने के लिए किसी के घर कोयला लेने जाता है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, सैडनेस मूवी में आगे चलती रहती है। एक फैमिली अपने नए घर में आते ही एक ओपेरा म्यूज़िक चलाती है और म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलती रहती है, और कुछ सीन्स हमें दिखाए जाते हैं ताकि हमारा दिल थोड़े अच्छे से टूटे। उस झील के पास तबेले जैसी जगह जहाँ सैता और सेसुको ने कुछ दिन अच्छे से बिताए थे, जहाँ सेसुको का अंत हुआ था, वो बरनी जिसमें उनका चमर रहता था, वो जगह जहाँ सेसुको मरी, वो तरबूज, उस तरबूज पर चींटियाँ चल रही हैं जिसे सेसुको ने आखिरी बार खाया था, वो झूला जहाँ पर सेसुको झूला करती थी, वो जगह जहाँ पर वह तितलियों के पीछे भागा करती थी, जहाँ सेसुको खेला करती थी, जिस टूटे हुए छाते में वो बारिश में खेले थे, और बहुत कुछ। सता पहाड़ी के ऊपर सूखे हुए चेहरे के साथ एक बड़ी सी टोकरी में मरी हुई सेसुको को रखता है और उसे जला देता है, और चेहरे में बिना किसी भाव लाए हुए वहीं पर उसे जलते हुए देखता है। सता आगे बताता है, मैंने दूसरे ही दिन सेसुको की अस्थियां फ्रूट ड्रॉप्स के डिब्बे में भरा और पहाड़ी से नीचे आ गया। मैं फिर कभी भी उस जगह पर वापस नहीं गया। हम सैता और सेसुको को देखते हैं जहाँ सैता स्टोरी नरेट करना ख़त्म करता है जो वह मूवी के शुरुआत से कर रहा था। मैंने तुम्हें नहीं बताया था ताकि तुम्हें मूवी की एंडिंग ज़्यादा हिट करे। मूवी की शुरुआत जब से होती है सबसे पहले शॉट जहाँ से होता है तो हमें पता होता है कि दोनों भाई बहन मरेंगे। बस ये मूवी को एक्सप्लेनेशन एक्सपीरियंस मूवी का कैसा था, तुम्हें क्या क्यों कैसे किस लिए क्यों लगा, कमेंट्स में बताना। और आगे भी मिलते रहना चाहोगे तो साथ जुड़ो, सजेशंस और फीडबैक मानना मत भूलना। मिलते हैं।